1 से। देखिए यहां आपको 3 मेटल्स दे रखे हैं ए, बी और सी, और तीनों मेटल्स के आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, मानक अपचयन विभव दे रखा है, और आपसे ये पूछा है कि किसकी अपचायक क्षमता ज्यादा है और किसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा है। यहां आपसे पूछा गया है अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा है और किसकी कम। तो अब आप सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने बनाई है वो मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाई है, और उसके अंदर 2 चीजें निकल के आई है फाइनली रिजल्ट। पहला रिजल्ट तो हमारे ये निकल के आया था कि जो ऑक्सीकारक क्षमता है वो तो एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो अपचायक क्षमता है, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, अपचायक क्षमता है, वो एसआरपी के इनवर्स होती है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, ए, बी और सी के अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम बी का है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दे रखा है उसकी अपचायक क्षमता कम होगी। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया, बी, सी, ए, क्योंकि अपचायक क्षमता स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की क्या होती है, इनवर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका फैराडे लॉ से आधारित है। वो ये कहता है कि एक सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है जो आपने वैद्युत अपघटनी सेल में भर दिया है। अब आप इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, आप इसके अंदर 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं, तो आपको ये बताना है कि कैथोड पर सिल्वर कितना जमा होगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ है, आप सब जानते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ m बराबर क्या है, ZQ, कि कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को निकालने का तरीका m बराबर मैं पहले ही बता चुका हूं, फॉर्मूला क्या होता है, ZQ, और Z निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, E/96,500, E/96,500 इंटू क्या कर दिया जाएगा, Q। E यहाँ पर क्या है, जो भी कैथोड पर पदार्थ जमा हो रहा है उसका तुल्यांकी भार है, और आप सबको पता है कैथोड पर यहाँ कौन जमा हो रहा है, सिल्वर, और सिल्वर का तुल्यांकी भार सबको पता होता है 108, 96,500, और आप इसके अंदर जो चार्ज पर पास कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 9,650। अब आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में पूछ रहा है। आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको कैप्पा दे रखा है, और क्वेश्चन के अंदर हमसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी जा रही है। 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, फटाफट देख लें। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें आपको 3 मेटल्स दे रखी हैं, ए, बी, सी, तीनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। अपचायक क्षमता पूछ रहा है। अपचायक क्षमता आपको पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्स होती है, समझ में आ गया। बी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसीलिए उसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा है। ए का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा दे रखा है, इसीलिए इसकी अपचायक क्षमता कम है, इसीलिए फर्स्ट का आंसर 3rd गया। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने बात की कि एक वैद्युत अपघटनी सेल जिसमें सिल्वर नाइट्रेट भरा हुआ है, आपने धारा प्रवाहित की और आपसे पूछा गया कि बताओ कैथोड पर कितना सिल्वर जमा होगा। मैंने फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाया, ZQ। Z आप जानते हैं E/96,500Q। कैथोड पर कौन जमा हो रहा है, सिल्वर, तो यहाँ तुल्यांकी भार सिल्वर का 108, 96,500 इंटू 9,650, सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 10.8 ग्राम। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको एक वैद्युत अपघटनी सेल जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन बता रखी है 0.1 मोलर। क्वेश्चन के अंदर हमें कैप्पा बता रखा है ओम इनवर्स 1, सेंटीमीटर इनवर्स 1 में, और हमसे मोलर चालकता पूछ रहा है। अब आप सबको पता है मोलर चालकता निकालने का जो फॉर्मूला है वो सबको पता होता है, कैप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या है, कंसंट्रेशन। कैप्पा की वैल्यू आपको दी रखी है यहाँ पर 6.3 इंटू 10⁻⁻², 1000, और आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक दी रखी है कितनी है, 0.1। आ गया होगा समझ में।
इसको सॉल्व कर लो तो मेरे हिसाब से 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट गई, ये ऊपर जाएगा तो 10 गुना करोगे तो जो भी आपका आंसर है इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैनियल सेल के रेस्पेक्ट में कौन सी बात सही है? डैनियल सेल के रेस्पेक्ट में, अब आप सबको पता है, अगर मैं एक डैनियल सेल जनरल एग्जांपल लूं तो आपको पता है डैनियल सेल में क्या होता है, जो जिंक की छड़ होती है उसको जिंक सल्फेट विलियन में डालते हैं, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलियन में डुबोया जाता है, वोल्टमीटर से जोड़ते हैं। आपको पता है ये जो जिंक की छड़ है ये एनोड का काम करती है, कॉपर की छड़ कैथोड का काम करती है। जिंक में से जिंक +2 आप सबको पता है विलियन के अंदर आ जाता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कहां जाता है? कॉपर की तरफ। आगे समझ में, एनोड से कैथोड। अब यहां इस कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, इस विलियन में उपस्थित जो Cu+2 आयन है वो कैथोड पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और यहां कॉपर के रूप में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। समझ। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, गलत है। इलेक्ट्रॉन तो जिंक से कहां जाते हैं? कॉपर की तरफ जाते हैं। दूसरा, धारा जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है, गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत धारा बहती है, कॉपर से कहां जाएगी? जिंक की तरफ। थर्ड ऑप्शन देखें, जो ये धनायन है, धनायन यही तो है, ये जो धनायन है वो कहां जा रहा है? धनायन कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, धनायन कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। जबकि जिंक का जिंक +2 तो विलियन में आ जाता है और यहां पर कॉपर +2 कहां जा रहा है? कॉपर +2 कहां जा रहा है? कॉपर की तरफ। तो ये कह रहा है कि जो धनायन है वो किस तरफ गति करता है? इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ गति करता है। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? थर्ड। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ये आपको डैनियल सेल दिखा रखा है, एनोड अलग फंक्शन कर रहा है और कैथोड अलग फंक्शन कर रहा है। इस स्थिति में तो जब भी आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि आपको सेल का पोटेंशियल निकालना है, मानक परिस्थिति में अभिक्रिया के लिए मानक परिस्थिति की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में मुझे इस सेल का क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो जब भी मानक परिस्थिति में सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं E0 सेल, तो आप सबके पास फॉर्मूला है E0 कैथोड माइनस E0 क्या कर देते हैं? एनोड। बशर्त दोनों का ही क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, और क्वेश्चन में इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और इसका भी क्या दे रखा है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि Fe+3 Fe+2 में बदल रहा है, Sn+2 Sn में बदल रहा है, दोनों में ही ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। कैथोड वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, एनोड वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये कैथोड का फंक्शन करेगा, यानी 0.7 वोल्ट, माइनस ये एनोड का फंक्शन करेगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे कितना दे रखा है? माइनस का 0.1 वोल्ट। दोनों को आप जोड़ दो तो आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा? 77 और 14 91। इस इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो आपको पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो कभी पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड नहीं करती। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास इसके 1 मोल है या इसके 2 मोल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको लगे कि इसका भी मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका भी दे रखा है, दोनों अलग अलग है, ये मेटल आयन अलग है, ये मेटल आयन अलग है, और कोई इक्वेशन भी दे रखी हो तो उस इक्वेशन पे ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट E0 सेल निकाल लेना है। फॉर्मूला क्या लगा देना है? E0 कैथोड माइनस क्या लगा दोगे? E0 एनोड। दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ज्यादा में से कम को माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ दोगे तो 0.91 वोल्ट। आगे समझ में आपके? आगे नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड सबकी मोलर चालकताएं दे रखी है और आपको NaBr की निकालने को कह रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। NaBr की निकालनी है तो मुझे एक तो Na+ और Br- चाहिए, तो NaCl प्लस क्या करोगे? KBr। इन दोनों को तो जोड़ दोगे और इसमें से माइनस किसको कर दोगे?
केस में। आगे समझ, इस क्वेश्चन में कहीं परेशानी नहीं है, और जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास फाइनली जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 128 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पता है कि कोई भी सेल तब काम करता है, डेल जी नॉट बराबर हमने पढ़ रखा है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। हमें पहले ही पता है कि जो डेनियल सेल है, दो तरह के सेल हैं, एक वैद्युत अपघटनी सेल और एक वैद्युत रासायनिक सेल। जो डेनियल सेल है वो अपने आप काम करते हैं, उनके लिए डेल जी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोई भी सेल है अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिखा रहा है, अपने आप काम कर रहा है, तो आपको पता है उसके लिए डेल जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। ये डेल जी तभी नेगेटिव हो सकता है जब ई नॉट सेल का मान कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ई नॉट सेल का मान पॉजिटिव ना तो इसमें है ना इसमें है, तो आंसर थर्ड ही होगा। आया समझ में। और आप सबको पता है के यहाँ पर साम्य नियतांक है, के का मान जब 1 से ज्यादा होगा तभी रिएक्टेंट किसके अंदर बदलेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। अगर के बराबर 1 है तब तो साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, तब तो सेल काम करना ही बंद कर देता है। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन, यहां ये कहता है कि जो MnO4 माइनस है वो MnO2 में बदलता है। MnO4 माइनस का रिडक्शन आप MnO2 में करना चाहते हैं, तो ये पूछ रहा है कि यहां पर आपको कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी। आपको दिख रहा है यहां Mn+7 से Mn+4 में बदल रहा है, तो इसका मतलब MnO4 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके MnO2 में बदलेगा। इसका मतलब 1 मोल MnO4 माइनस 1 मोल MnO2 में तब बदलेगा जब आप इसको 3 फैराडे के बराबर चार्ज देंगे। समझ में आ गया होगा। ये मोलों में चलता है, यहां MnO4 माइनस MnO2 में बदलता है तो वो 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 1 मोल MnO4 माइनस 1 मोल MnO2 में बदलता है तो उसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता चल गया होगा कितने फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, 3 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल पर 2 फैराडे, 3 मोल पर कितना होगा, 3 फैराडे होगा। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए भी थे। आपको 2 इक्वेशन दे देगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर, दूसरी इक्वेशन है कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर, और दोनों का ही आपको यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो। समझ में आ गया। पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो डेनियल सेल है, उसमें देखो अलग अलग चीजें काम कर रही हैं, Fe के साथ Fe+2, Sn+2 के साथ Sn+, आया था ना ऐसा क्वेश्चन। तब तो डायरेक्ट अपन ने ई नॉट सेल निकालने का तरीका क्या दे दिया था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या कर दिया था, एनोड। आगे समझ में। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इन 2 इक्वेशंस की मदद से मुझे तीसरी इक्वेशन को काम में लेना पड़ेगा। ये 2 इक्वेशन मुझे दे रखी हैं, और इसकी मदद से मुझे ये तीसरी जो इक्वेशन है, ये जो तीसरा मुझे जो इलेक्ट्रोड दे रखा है, इसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है। और क्वेश्चन के अंदर मुझे ये 2 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को कह रहा है। तो कैसे निकलेगा, तो आप सबको पता है यहां पर इक्वेशन है पहली, Cu+2 इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन से बना Cu+। अगर मैं पहली इक्वेशन को तो प्लस में ही रखूं और दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूं, यानी पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो क्या होगा, Cu+2 से Cu+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रह गया, इधर रह जाएगा Cu, इधर क्या रह जाएगा Cu। देखो एक बार, Cu+2 इलेक्ट्रॉन से बना Cu, यही है। दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन से बना Cu+। पहली इक्वेशन को प्लस में रख रहा हूं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, और दूसरी इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस। इसको माइनस किया तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और ये माइनस Cu+ है, और अगर मैं इसको इधर पक्षांतरण कर दूं तो ये Cu+ इलेक्ट्रॉन से बना Cu। अरे आगे क्या समझ में। इन 2 इक्वेशंस की मदद से मैंने तीसरी इक्वेशन निकाल ली। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहली इक्वेशन को तो प्लस में रखना पड़ा, और दूसरी इक्वेशन को किस में करना पड़ा, सारी को माइनस में करना पड़ा, यानी ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये इलेक्ट्रॉन रह गया, ये इधर आ गया। इन 2 इक्वेशंस की मदद से मैंने तीसरी इक्वेशन निकाल दी।
अब मैंने आपको बता रखा है इसका एक फॉर्मूला, जब आपको दो इक्वेशन दे रखी हो और तीसरी इक्वेशन पता लग जाए और आपसे कहा जाए कि जो तीसरा आपका सेल है या तीसरा जो आपका इलेक्ट्रोड है, इसका आपको ऑक्सीकरण विभव या अपचन विभव जो भी है निकालना है, तो आपको फॉर्मूला बता रखा है E03 इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन क्या N3। आगे ध्यान, पहली इक्वेशन को आपने प्लस में रखा है, पहली इक्वेशन को किस में रखा है, प्लस में। तो यहां n का मान, n का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो आपने प्लस में रखा तो 2 इंटू पहली जो इक्वेशन है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे कितना दे रखा है, 0.337। दूसरी इक्वेशन को मैंने माइनस में रखा है तो इसीलिए माइनस किया मैंने, पहली प्लस थी तो प्लस किया, दूसरी माइनस की तो माइनस किया। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और E2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.153 अपॉन जो तीसरी इक्वेशन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, 1। अब आप इसको फाइनली फाइंड आउट कर लो तो आपके पास आंसर है। इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास सेकंड आंसर है, कैलकुलेट करके देखो। अरे आगे समझ में, इस तरह के क्वेश्चन करा रखे नहीं करा रखे, और ऐसा क्वेश्चन आपसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था, और पूरी प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह के क्वेश्चन। कर लो इसको, आगे को समझ में। तीसरा क्वेश्चन, एक बार बेटा वो स्टार्ट कर लेना 5 मिनट के लिए, स्विच ऑफ कर, वो आवाज कम कर लेना उसको। अब आप सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम पानी मिलाते हैं तब उसकी आखिरकार कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है। ऐसा क्या कारण है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें पानी मिलाने पर उनकी जो चालकता है वो आखिरकार बढ़ क्यों जाती है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि वो तो किसी भी कंसंट्रेशन पर 100% आयनित हो जाते हैं। इसकी आवाज धीरे कर लो बेटा ना। अगर मान लीजिए आपने पानी नहीं मिलाया तो भी वो 100% आयनित होगा, और मान लीजिए आपने पानी मिला दिया तो भी वो कितने परसेंट आयनित होगा, 100% पहले ही आयनित हो चुका। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जब आप डाइल्यूट करते हो तो आयनों की संख्या में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, आयनों की संख्या तो उतनी ही रहती है। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें डाइल्यूशन करने पर आयनों की संख्या बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे ही आप पानी मिलाते हो तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाता है, जो आयन पास है वो दूर दूर हो जाते हैं, और इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होते ही आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, उसके कारण चालकता के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उनमें डाइल्यूशन करने पर, उनमें पानी मिलाने पर उनकी चालकता क्यों बढ़ती है, चालकता बढ़ जाती है, मोलर चालकता बढ़ जाती है, तुल्यांक की चालकता बढ़ जाती है। उसका कारण है इंटर आयनिक इंटरेक्शन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और इंटर आयनिक इंटरेक्शन में कमी आती ही आयनों की आयनिक गतिशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा हो नहीं सकता, तो आंसर दूसरा गया। आगे समझना, पानी मिलाते ही आयंस जो है उनका इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा, वो दूर दूर हो जाएंगे और आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, इसीलिए पानी मिलाने पर चालकता बढ़ती है। ये क्वेश्चन जो है ये अधूरा रह गया, एक बार देख लेता हूं, ये अधूरा बनाते समय ये अधूरा रह गया। Cu/Cu+2 0.001 मोलर ऑब्लिक Cu+2 0.1 मोलर ऑब्लिक Cu। सेल अभिक्रिया के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, सेल अभिक्रिया के लिए हमें ई का मान ज्ञात करना है, और अब आपको ये दे रखा है, ठीक है। इसके आंसर में थोड़ा करेक्शन आएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये अधूरा रह गया, इसमें कई चीजें रह गई हैं, मैं लिख देता हूं। आप अपनी कॉपी में जब लिखें तो इसका फाइनली आंसर मैं बता देता हूं, इसमें करेक्शन कर लेना। इसका आंसर आएगा -RT/2F ln 0.01। जो आपका पेपर था उसमें ये रह गया है, फाइनली इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसा आया, पहली बात तो आपको दिख रहा होगा ये कंसंट्रेशन सेल है, आगे समझ में। कंसंट्रेशन सेल, धातु और उसका आयन, वही एनोड है, और धातु और उसका आयन वही कैथोड है। आगे आपको ध्यान, ये कंसंट्रेशन सेल है, जब एनोड और कैथोड दोनों एक ही होते हैं तो कंसंट्रेशन सेल होता है। और कंसंट्रेशन सेल के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो E0 सेल है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कंसंट्रेशन जो सेल होते हैं, सांद्रता सेल होते हैं, उनके लिए E0 सेल बराबर क्या होता है, 0। अब आप सबको पता है फॉर्मूला
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ ई नॉट सेल का मान तो आपको पता ही है 0 हो जाएगा माइनस आर टी, तो पहली बात आंसर माइनस में आएगा आर टी। अभी आप इस इक्वेशन को लिखोगे तो आपको पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो 2 फैराड एल एन। फाइनली मैं आपको बता देता हूं यहाँ प्रोडक्ट काम करता है एनोड। कौन है प्रोडक्ट, कौन होता है एनोड, और ये जो रिएक्टेंट है वो कौन होता है कैथोड। ये एनोड और ये क्या आएगा कैथोड। यहाँ एनोड की कंसंट्रेशन लगानी है और यहाँ किसकी लगानी है, कैथोड की। तो एनोड की कंसंट्रेशन अपने पास कितनी निकल के आएगी 0.001 अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन कितनी निकलेगी 0. समझ में आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये कटेगा तो 0.01, इसमें करेक्शन आएगा, ये आंसर आएगा माइनस आर टी अपॉन 2f ln। इसको काट लेना तो ln 0.0 करके बताओ, ये आ गया समझ में। हाँ चला आगे। हाँ ऐसे हुआ ना, देखो ऐसे हुआ। ये कॉपर, पहले एनोड की रिएक्शन लिख देते। कॉपर सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर +2 एक्वस में बदल रहा है, ये एनोड ही तो है। पहला इक्वेशन लिखोगे ना सेल इक्वेशन, Cu C+2 में बदला। और कैथोड पर क्या इक्वेशन होगी, Cu+2 एक्वस कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल जाएगा, कॉपर सॉलिड में। ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, तो इधर तो क्या रह गया कैथोड और उधर क्या रहा एनोड, रहा नहीं रहा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एनोड और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैथोड, इसलिए लगा है फॉर्मूला। वापिस वही क्वेश्चन आ गया। एक सेल रिएक्शन दे रखी है, ई नॉट सेल का मान नेगेटिव दे रखा है, डेल जी क्या होगा, तो आप सबको पता है डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर ई नॉट सेल का मान नेगेटिव है तो सीधी सी बात है डेल जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल जी नॉट पॉजिटिव होने का मतलब ये और ये तो हो ही नहीं सकता, तो या तो ये होगा और या ये होगा। और आपको पता है डेल जी नॉट पॉजिटिव का मतलब सेल कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम का मान 1 से क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा भी है, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक वैद्युत अपघट्य है, जब उसकी कंसंट्रेशन 0.2 होती है तो उसका रेजिस्टेंस 50, मतलब एक वैद्युत अपघट्य सेल है जिसमें जो सॉल्यूशन भरा है उसकी कंसंट्रेशन जब 0.2 मोलर होती है तो उसका प्रतिरोध 50 ओम, और उसका जो कैप्पा है उस वैद्युत अपघटनी सेल का 1.3 सीमेन मीटर इनवर्स 1। अब ये कहता है कि ये वही वैद्युत अपघटनी सेल है, अगर उसकी अंदर जो हम वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन 0.2 की बजाय 0.4 कर देते हैं तो जो रेजिस्टेंस 50 ओम था वो 260 ओम हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, मोलर चालकता फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, देखिए कैसे हो। मुझे ये पता है कि मुझे इस सॉल्यूशन की मोलर चालकता फाइंड आउट करनी है। मोलर चालकता निकालने का फॉर्मूला होता है कैप्पा इंटू 1000/C। समझ में आई बात। अब सबसे पहले अपन क्या करना है, इस पहली इक्वेशन की सहायता से, पहली जो इक्वेशन है, पहला जो चीज मुझे जो दे रखी है उसकी सहायता से मैं L/A निकालूंगा, क्योंकि कैप्पा निकालने के लिए मुझे पता है कैप्पा बराबर क्या होता है 1/R इंटू L/A होता है। अब ये कह रहा है कि ये जो वैद्युत अपघटनी सेल है इसके अंदर आपने कंसंट्रेशन को 0.4 कर दिया, अब आपसे कह रहा है मोलर चालकता निकालो। तो मुझे कंसंट्रेशन तो पता चल गई 0.4, लेकिन मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कैप्पा। और कैप्पा कैसे निकालते हैं, कैप्पा बराबर क्या होता है 1/R इंटू L/A। ठीक है, मुझे R भी पता है लेकिन L/A नहीं पता, तो ऊपर वाली इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, पहले L/A फाइंड आउट करूंगा। आ रहा है समझ में, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे दे रखा है कैप्पा बराबर 1/R इंटू L/A। कैप्पा दे रखा है 1.3
सीमेन मीटर इनवर्स वन। ठीक है, 1/r, r मुझे यहां पर कितना दे रखा है, r मुझे क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है 50 ओम, इंटू यहां 1/r की जगह मैं लिख सकता हूं 1/r की यूनिट होती है सीमेन L/, 1/r ओम इनवर्स वन, ओम इनवर्स वन को क्या लिखा जा सकता है सीमेन, 1/r की जो यूनिट है वो सीमेन है, तो सीमेन से सीमेन कैंसिल आउट हो गया, तो आपको ये पता चल गया कि मेरे पास जो L/A आएगा वो कितना आएगा 65 मीटर इनवर्स वन, 13 पंजे 65। तो मुझे ये पता चल गया कि जो L/A है उसका मान मेरे पास पता चल गया कितना हो गया 65 मीटर इनवर्स वन। आगे समझ, यहां तक आ गया। अब अपन को यहां कैप्पा निकालना है, तो अपन 1/r रख लेते हैं, 1/r 1/260 और L/A आपके पास कितना आ गया 65। ठीक है, और ये जो मेरे पास चीज आई वो निकल कर आई सीमेन मीटर इनवर्स वन। कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, कैप्पा की जगह वैल्यू पुटिंग कर ली, 65/260 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन होती है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर में, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मोल बटे ml, या मैं लिख सकता हूं मोल बटे सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है कंसंट्रेशन। अरे समझ में आ रहा? तो 1 कैप्पा हुआ 65/260 इंटू 1000। अब कंसंट्रेशन हमारे पास यहां कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन हमें दे रखी है कितनी 0.4 मोल, 0.4 मोल पर लीटर की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि तभी तो आपने 1000 का भाग लगाया। यहां कंसंट्रेशन किसके अंदर आ रही थी, कंसंट्रेशन थी यहां पर मोल पर ml में या मोल पर सेमी क्यूब में। आ रही बात समझ में? तो ये अपने पास कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि हमें जो लाना है वो सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो जो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है उसको लीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² मीटर क्यूब कर दो। वापिस समझे? यहां तक आ गया समझ में? यहां तक तो आ गया होगा। ये तो आ गया 65/260, यहां तक आ गया ना ये 1/r। ये मोलर चालकता निकालनी है, कैप्पा आ गया 1000। और बार बार मैं ये कह रहा हूं ये जो कंसंट्रेशन होती है ना यहाँ पर, ये कंसंट्रेशन ये एक्चुअल में मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है या मोल पर ml क्यूब में होती है। आ रहा है समझ में? तभी तो आपने 1000 का भाग लगाया ताकि वो किसके अंदर बदल जाए, लीटर में बदल जाए। तो ये जो कंसंट्रेशन है ना ये मेरे पास मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। अब देखो कैसे, पुरानी जो इक्वेशंस है ना उनके अंदर कैप्पा जो दे रखा था ना वो ओम इनवर्स वन सेंटीमीटर इनवर्स वन में दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन में। और जो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन डायरेक्ट पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेशन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी होती है, तो हमारा आंसर भी सारा सेंटीमीटर में चल जाता है। अब यहां पर ये वाली जो चीज है ये तो सीमेन मीटर इनवर्स वन में हो गई कैप्पा, तो यूनिट तो सारी एक जैसी होनी चाहिए। तो इस चक्कर में हमने क्या किया, इस 0.4 ये हुआ 0.4 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगता है, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 10⁻⁻² का क्या कर दोगे, क्यूब करना पड़ेगा। आया समझ में? अब देखो यूनिट भी आ जाएगी। यहां कैप्पा की जो यूनिट है वो तुम्हारे पास है सीमेन मीटर इनवर्स में, कैप्पा की यूनिट है ना। कंसंट्रेशन की यूनिट आपके पास क्या ही, मोल। लीटर की बजाय, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब की बजाय आपने उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। तो देखो यूनिट आई सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वन। देखो यूनिट यही चल रही होगी, सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वन। चल रही है नहीं चल रही? आगे समझ में? तो फिर इसके बाद अब आप इसको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर है वो सेकंड आ जाएगा। करके बताओ, ये आगे समझ में आ गया? देख लो, वैसे भी देख लो, 1 0 से 0, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, ये गया 50 बार, जो भी है कैलकुलेट कर देना, और इसमें भाग लगेगा 125, कैलकुलेट कर लो 625 इंटू 10⁻⁻6।
नहीं आएगा समझ में, उतारोगे या आगे समझ में? ठीक है, तो जो भी है इसका आंसर 4 सेकंड आ जाता है फिर करने में। तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन हुआ कैसे, फिर अपन को कोई दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ 63.5 ग्राम कॉपर इकट्ठा हो जाए, तो बताओ आप इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित करेंगे। तो एक तरीके से कैथोड की इक्वेशन आपको लिखनी है। कॉपर सल्फेट विलयन में जैसे ही आप धारा प्रवाहित करोगे तो जो Cu+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में बदल जाए। इसका मतलब 1 मोल कॉपर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 2 फैराडे चार्ज प्रवाहित करना पड़ेगा। आगे समझ में, 1 मोल कॉपर का मतलब आपको कितना कॉपर चाहिए, 63.5 ग्राम कॉपर चाहिए। इसका मतलब 63.5 ग्राम कॉपर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 2 फैराडे चार्ज प्रवाहित करना पड़ेगा या 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज प्रवाहित करना पड़ेगा, यानी 2 इंटू आवेग्रादो संख्या के बराबर आपको चार्ज प्रवाहित करना पड़ेगा। कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड, यानी 1 मोल कॉपर अगर आप चाहते हैं, यानी कॉपर सल्फेट विलयन है उसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं और आप चाहते हैं कैथोड पर 1 मोल कॉपर जमा हो जाए, तो इसके लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा। 1 मोल का मतलब आवेग्रादो संख्या, 2 मोल का मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, यहां आपको कैप्पा दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। कोई डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, कैप्पा बराबर क्या होता है 1/r इंटू क्या करना है L/A। क्वेश्चन के अंदर हमसे सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है। सेल कांस्टेंट इसका मतलब ये आपने सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रखा है, और कैप्पा भी इसका मतलब यहाँ ओम इनवर्स 1 और किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स 1 में। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कैप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0112 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है 55, इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा L/A, किसके अंदर आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स 1। इसको कैलकुलेट करना इस क्वेश्चन में करेक्शन है, और करने के बाद इसकी जब आप वैल्यूज निकालोगे तो इसका आंसर सेकंड है, करेक्शन कर लेना। इससे कोई लेना देना नहीं n/10 KCl से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि कोई भी जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है ना, उसके लिए जो सेल स्थिरांक है उसका वो कांस्टेंट रहता है। L/A का मान कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उसके अंदर कोई सी भी कंसंट्रेशन चेंज कर दो, L/A का मान तो कांस्टेंट रहता है। L आपको पता है, L का मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A क्या है उस इलेक्ट्रोड्स का एरिया, वो तो कांस्टेंट रहता है। तो इस कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट हमसे L/A पूछ रहा है, फॉर्मूला आपके पास है ही, कैप्पा बराबर 1/r इंटू L/A कर लो। तो देखो एक बार गुणा करो, 0.0112 को 55 से गुणा करो, कितना आ रहा है, यही आ रहा है। तो कैलकुलेट, इसको करेक्शन कर लिया। अगला क्वेश्चन, किसकी विशिष्ट चालकता उच्चतम होगी। आप सबको पता है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर, तनुकरण करने पर विशिष्ट चालकता घटती है। विशिष्ट चालकता और तनुता एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। कैप्पा और तनुता एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। अगर तनुता बढ़ा दोगे तो कैप्पा कम हो जाएगा। समझ में आ गया। उसका कैप्पा ज्यादा होगा, उसका कैप्पा ज्यादा होगा जिसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसकी कंसंट्रेशन जिसकी डाइल्यूशन कम है। जिसका डाइल्यूशन क्या है, कम है। किसका डाइल्यूशन कम है, देखो वापस सुन लो। 4 मुझे सॉल्यूशन दे रखे। कैप्पा इनवर्स होता है तनुता के और समानुपाती होता है सांद्रता, क्योंकि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के इनवर्स चलती है। कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल बटे आयतन। जिसका आयतन ज्यादा है उसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसका तनुता ज्यादा है, जिसमें पानी ज्यादा मिला हुआ है, उसकी सांद्रता कैसी होती है, कम होती है। अरे डाइल्यूट और कंसंट्रेट में यही तो अंतर है। डाइल्यूट में क्या ज्यादा होता है, डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता है। जिसमें पानी मिला दिया उसकी कंसंट्रेशन कम है। जिसका डाइल्यूशन ज्यादा है, जिसका डाइल्यूशन ज्यादा होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। अगर आपको 4 क्वेश्चन के अंदर 4 सॉल्यूशंस दे दिए जाए तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका कैप्पा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा कैप्पा किसका होगा, 4 का। ऐसे भी सोच लो, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसकी तनुता कम होती है। तनुता को अगर कम करोगे तो कैप्पा का मान बढ़ जाए। क्यों, क्योंकि सारी चालकताएं तनुता बढ़ाने के साथ बढ़ती है, लेकिन कैप्पा तनुता बढ़ाने के साथ क्या होता है, कम होता है। अगर आपने तनुता बढ़ा दी
तो कैप्पा कम हो जाएगा। तनुता बढ़ाने का मतलब क्या होता है, आपने कंसंट्रेशन को कम कर दिया, कंसंट्रेशन कम तो कैप्पा भी क्या हो रहा है, कम, यानी के और कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको 4 सॉल्यूशन दे रखे हो तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका कैप्पा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे नहीं आएगा समझ में, आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो वही है, मुझे सोडियम नाइट्रेट चाहिए। अब Na+ और NO3 जिससे मिलेगा उसको तो जोड़ोगे, तो Na+ किससे मिलेगा, इससे NaCl, और NO3 मिलेगा AgNO3 से। इन दोनों को तो जोड़ दोगे और माइनस किसको कर दोगे, AgCl। यही क्या होगा ना। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा होगा वो फाइनली आपका आंसर कितना आ रहा है इसमें, इसको कैलकुलेट करने के बाद दूसरा आ रहा है ना। आगे सुनिए, तीसरा क्वेश्चन, AgCl का संतृप्त विलयन है, उसके लिए कैप्पा दे रखा है। Ag+ और Cl- की Ag+ और Cl- की आयनिक चालकता दे रखी है और AgCl की विलेयता दे रखी है। पूछ रहा है, फॉर्मूला आपको लिखा रखा है। जब भी आपको जो अल्पविलेय लवण होते हैं उनकी विलेयता निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है कैप्पा इंटू 1000 अपॉन अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता। आ गया समझ में। कैप्पा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, टाइप में मिस्टेक हो जाती है। कैप्पा की वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितनी दे रखी है, 3.40 इंटू 10⁻⁻�6। इसको यहां लगा दोगे, 1000 आपके पास है। अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता कैसे निकालोगे, जो आयनों की आयनिक चालकता है उनको आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो 62.3 और 67.7 को आपस में जोड़ दो, 130 को जोड़ दोगे, भाग लगा दोगे, तो आपका ऐसा कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके बाद जो आपका आंसर है वो फर्स्ट। आगे समझो। अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, अनंत तनुता पर NaCl की तुल्यांकी चालकता निकालनी है। तो NaCl Na+ और Cl- चाहिए, तो सोडियम एसीटेट और HCl को तो जोड़ देंगे और एसिटिक एसिड की जो मुझे तुल्यांकी चालकता दे रखी है क्वेश्चन में उसको घटा देंगे। ऐसा करने के बाद जो भी आपका आंसर है आप निकाल लेंगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और उसके बाद जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर रहे हैं, बस तरीका आपको मैं बता रहा हूं। आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, जब भी हमसे वियोजन की मात्रा निकालनी हो, C कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता दे रखी होगी और अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता दे रखी होगी। वियोजन की मात्रा निकालने का फॉर्मूला C कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता। C कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, C कंसंट्रेशन पर चालकता दे रखी है 80 और अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता दे रखी है 400। 1/5 1/5 का मतलब 0.2। आगे समझना। अगला क्वेश्चन, प्रबल वैद्युत अपघट्य है, NaOH NaCl BaCl2, इनकी चालकताएं दे रखी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की पूछ रहा है। अब आपको पता है बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर मुझे अनंत तनुता पर मोलर चालकता चाहिए तो एक तो बेरियम +2 आयन चाहिए और 2 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए। तो NaOH तो एक ही है, तो यहाँ NaOH एक लेना पड़ेगा या 2, क्यों, क्योंकि 2 आपको हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, प्लस बेरियम क्लोराइड एक ही चाहिए। एक्स्ट्रा हमारे पास क्या क्या आ गया, 2 Na+ आ गए और एक्स्ट्रा 2 Cl आ गए, इनको माइनस करते अब वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास आंसर है। आगे समझो, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। कोलराउस का नियम आपको पता है, कोलराउस का नियम को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अभिगमन का नियम या आयनों की स्वतंत्र अभिगमन का नियम कोलराउस का नियम कहलाता है, क्योंकि कोलराउस के अनुसार अनंत तनुता पर एक आयन दूसरे आयन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। प्रत्येक आयन की आयनिक चालकता अनंत तनुता पर निश्चित होती है, इसीलिए कोलराउस के नियम को स्वतंत्र आयन के अभिगमन का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन, डिबाई हकल ऑनसेंजर इक्वेशन पूछ रहा है। C कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता बराबर अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता माइनस 8.24 बटे
सो इसमें करेक्शन करें, ये है 82.4, 82.4 ही है ना बेटा उसमें, माइनस 82.4 डी टी 1/2 की पावर 1/2 नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 की पावर -5, यहां करेक्शन कर रहे हैं dt की पावर 3/2, dt की पावर 3/2 लैम्डा मोलर इनफाइनाइट रूट सी। आगे हो गए ध्यान, डिबाई अकल-ऑनसेंजर इक्वेशन लिखाइए ना कॉपी में, आपको बता रखा है लैम्डा m सी कंसेंट्रेशन मोलर चालकता बराबर अनंत कंसेंट्रेशन पर विलियन की मोलर चालकता माइनस बी रूट सी। और याद करो ये जो बी की वैल्यू है ये पूरी की पूरी बी की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 82.4 dt की पावर 1/2 नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 की पावर 5, यहाँ 3/2 है, 1/2 नहीं 3/2 है, ये एनसीईआरटी में देख, dt की पावर 1 नीटा देख लो, लिखा रखी होगी आपको कॉपी में 1/2 नीटा है या 1/2 नीटा ही लिखा रखी है, देखो एक बार देख लेना, उसको चेक कर लेना है ना, 1/2 नीटा है, चेक कर लेना उसको, इसको चेक कर लेना, ठीक है। आपको फॉर्मूला लिखा रखा है डायरेक्ट, कॉपी में देखना। आयनिक स्ट्रेंथ निकालने को पूछ रहा है, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू बराबर हाफ समेशन ऑफ कंसंट्रेशन और चार्ज का क्या करना है स्क्वायर। आगे ध्यान, आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का, यहां हमें सोडियम सल्फेट विलियन दे रखा है, सोडियम सल्फेट विलियन को जब आप पानी में डालोगे तो 2 तो आपको Na+ मिलेंगे और एक आपको क्या मिलेगा SO4-2 मिलेगा। आपको म्यू निकालना है, हाफ Na+ की मोललता आपको कितनी दे रखी है 0.02, क्योंकि 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, तो जो इनकी कंसंट्रेशन है वही आयंस की कंसंट्रेशन होगी 0.02, चार्ज 1 का स्क्वायर प्लस 0.02 इंटू चार्ज 1 का स्क्वायर प्लस सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन 0.02 इंटू 2 का स्क्वायर 4। आगे समझो, कर लोगे, इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। हाँ आंसर में करेक्शन होगा इसमें, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12/2, तो इसको सही कर लो, इसमें आंसर आ रहा है 0.06, चौथा आंसर है, इसका करेक्शन कर लेना 0.06। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट और साथ ही साथ आयनिक स्ट्रेंथ में एक रिलेशन बताया था, और वो आपको बताया था मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट माइनस लॉग न्यू प्लस माइनस इक्वल टू ए जेड प्लस जेड माइनस रूट ऑफ म्यू। ये एक रिलेशन आपको मैंने बताया था, ये रिलेशन है किसके अंदर, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट और साथ में आयनिक स्ट्रेंथ में। अब ये कहता है माइनस लॉग वाई प्लस, यानी कि इसको तो पूरे को मानना वाई और इसको मानना है एक्स, वाई बराबर mx। अब ये कहता है माइनस लॉग न्यू प्लस माइनस और रूट म्यू के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं, यानी ये y है और ये x है, तो इसका जो ढाल है m, वो किसके बराबर होता है। तो 2 बार लगातार ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, और ढाल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा हो माइनस लॉग म्यू प्लस माइनस और साथ में रूट म्यू के बीच में ग्राफ खींचा गया, तो उसका ढाल किसके बराबर होगा, और ढाल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है a जेड प्लस और साथ में क्या कर देना है जेड माइनस। a की वैल्यू यहां पर हमेशा कितनी होगी 0.509 लगानी है, 0.509 लगानी। जेड प्लस क्या है, अब आपको पता है जहां पर ये जो वैद्युत अपघट्य दे रखा है वो ऐसा है कि उसके अंदर धनायन 1 से ओजी ऋणायन 3 से ओजी, या ये भी हो सकता है कि धनायन 3 से ओजी ऋणायन 1 से ओजी। समझ में आ गया, एक तो 1 से ओजी है और दूसरा 3 से ओजी है, तो इसका मतलब 3 इंटू कितना हो गया 0.5। आगे समझो, अगला क्वेश्चन वापिस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ फर्स्ट ग्रेड में, माइनस लॉग न्यू प्लस माइनस बराबर a
जेड प्लस माइनस जेड माइनस और साथ में रूट मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट और साथ में आयनिक स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन आपको पता है। ये ढाल पूछता है ए की वैल्यू आपको पता है कितनी रखनी है 509.509 देखना है। ये जो वैद्युत अपघट्ट है एक द्विसंयोजी एक संयोजी है दूसरा द्विसंयोजी है, तो समझ में आ गया होगा। तो 2.5 आगे समझ में। अगला क्वेश्चन पोटेशियम सल्फेट है, आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है, पानी में डालोगे के प्लस सल्फेट, जो इसकी कंसंट्रेशन है वही इसकी यानी 0.25, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.25, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.2। आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है म्यू हाफ C1 0.25 चार्ज का स्क्वायर प्लस 0.25 चार्ज का स्क्वायर प्लस 0.25 चार्ज का स्क्वायर। आगे समझना, 2 दूनी 4 यानी ये 1 हो गया और ये आधा हो गया, डेढ़ में 2 का भाग लगाएंगे तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फ्री रेडिकल दे रखे हैं, सीधा सा क्वेश्चन है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मैथिल रेडिकल, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 और 3 6, इसमें 3 3 9, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब भी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी होती है तो सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, रेजोनेंस है नहीं। सेकंड नंबर पर जो हम चेक करते हैं वो करते हैं अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ गया, तो इसीलिए समझ में आ गया होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट, थर्ड, देन सेकंड, फिर कौन है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड देन फोर्थ। आगे समझ। अगले वाले क्वेश्चन में ये और ये वो कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। आपको तरीका बता रखा है जिनमें सबसे पहले डेंसिंग रेजोनेंस हो। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया था जो एरोमेटिसिटी का पार्ट होना चाहिए। ये तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो चला गया किसमें, एंटी एरोमेटिक में, तो ये तो सबसे कम अनस्टेबल होगा। और समझ में आ गया होगा सेकंड ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन, क्योंकि इसके अंदर जो ये चार्ज है रेजोनेंस का पार्ट है। आगे समझ में। थर्ड वाले क्वेश्चन में करेक्शन है, सही कर लेना। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा इसके अंदर होगा बेंजिल कार्बोकैटायन, क्योंकि आपको पता है ये कार्बोकैटायन चार्ज में फैलेगा। सबसे पहले वो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है जो कार्बोकैटायन रेजोनेंस में भाग लेता है। जितना चार्ज फैलता है कंपाउंड को उतनी ज्यादा क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। यहां बेंजिल कार्बोनियम आयन इस तरह से है, इसके अंदर चार्ज एक जगह यहां, एक जगह यहां, एक जगह यहां, एक जगह यहां, इसमें पॉजिटिव चार्ज 4 जगह फैल जाएगा। आगे समझ। सेकंड नंबर पर आपको पता है एलिल आएगा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज 2 जगह फैलेगा। करेक्शन है इसमें आंसर में। तीसरा आपको दिख रहा है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन 9 है। फिर आपका 2 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। कोई दिक्कत। सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, और लास्ट में आई प्रभाव की बात करते हैं। पहले इनमें तो रेजोनेंस है, इनमें रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इनमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। वो कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और सेकंड नंबर पर आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन चेक कर। अब यहां पर आपको दे रखा है एक कार्बोनियम आयन, ये दूसरा कार्बोनियम आयन, ये यही है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि इनमें मिस्टेक रह जाती है कई बार। ठीक है, तीसरा ये, और चौथा 1 डिग्री। ठीक है, इसमें बैक बॉन्डिंग है,
चार्ज खत्म हो जाएगा। इसमें भी बैक बॉन्डिंग है, चार्ज खत्म हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग बोल लो या रेजोनेंस बोल लो, एक ही बात है। आगे समझ में? अरे आया नहीं आया? ये तो कन्फर्म है 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री। यहां पर आपने देखा अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर देखा बैक बॉन्डिंग। यहां पर एक फायदा और हुआ इस कार्बोनियम आयन को, देखो एक चीज और क्या हुई, इस कार्बोनियम के आयन के साथ बैक बॉन्डिंग और साथ में प्लस आई का भी सपोर्ट है। वो कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनके साथ प्लस एम और प्लस आई लगा हुआ, इसलिए ऑर्डर दिया है। क्या ऐसा ऑप्शन कोई? क्या क्यों नहीं लगा सकते? प्लस एम बोल लो, बैक बॉन्डिंग बोल लो, एक ही बात है। बैक बॉन्डिंग बोल लो, प्लस एम बोल लो, एक ही बात। किस में लगता है? नहीं नहीं, चैन में यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इस पास वाले के पास लॉन पेयर है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग लग जाएगी। बैक बॉन्डिंग भी एक टाइप का रेजोनेंस ही होता है। आई बात समझ भाई? वो तो यहाँ पर ये जो कार्बोनियम आयन है ना, इसके पास वाला जो परमाणु है, इसके पास क्या प्रेजेंस है? लॉन पेयर। तो ये क्या करेगा, इसका खाली कक्षक इसका पूर्ण भरा कक्षक आपस में अतिव्यापन कर लेगा, तो ये बैक बॉन्डिंग हो जाती है। उसके कारण यह चार्ज खत्म हो जाता है, और चार्ज खत्म होते ही कार्बोनियम आयन को क्या मिल जाती है? स्टेबिलिटी। आई बात समझ? इसीलिए ये सबसे ज्यादा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या? कौन सा है? 3 नंबर पर। टाइप में मिस्टेक को समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यहां देखो, वो कार्बन आयन स्टेबल होगा जो रेजोनेंस में भाग लेगा। देखो 3rd नंबर वाला भाग ले रहा है ना, 1 2 3, बोर्ड पे देख लो, नेगेटिव चार्ज फैला 2 जगह, फिर वापस भाग ले लेगा 1 2 3, तो इसमें नेगेटिव चार्ज 3 जगह फैलेगा, इसमें 2 जगह फैलेगा, इसमें एक भी जगह नहीं फैलेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो 3rd, देन 2nd, देन 1st। अगला, अभी अभी आपको कहा कि वो कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है जिसके साथ प्लस एम लग रहा हो, 2nd नंबर पर प्लस एच लग रहा हो, आया समझ में, और 3rd नंबर पे प्लस आई लग रहा हो। देखो ये भी कार्बोनियम आयन है, ये भी कार्बोनियम आयन, ये भी कार्बोनियम आयन, ये भी कार्बोनियम आयन, ये लोकलाइज्ड है, ये घूमेगा नहीं। यहां देखो ये प्लस एम है, OCH3 का प्लस एम स्टेबलाइजेशन, प्लस एम प्रभाव के कारण यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखो ये लॉन पेयर जब अपने रिंग में देता है ना, तो ऑर्थो पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, वो घूमकर पैरा पर आ जाता है, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाती है, उसके कारण चार्ज खत्म हो जाता है, और चार्ज खत्म होते ही कंपाउंड को क्या मिल जाती है? स्टेबिलिटी। इसीलिए इसके अंदर ये कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा इसीलिए स्टेबल है क्योंकि इसके साथ प्लस एम लगा हुआ है, इसके साथ प्लस एच लगा हुआ है। इसमें भी चार्ज तो फैलेगा, और ये तो लोकल है, चार्ज फैलता ही नहीं है, इसीलिए आंसर सही। आगे समझ लो। अरे आया नहीं आया? किसमें बोलो? क्या? तीसरे का? हाँ, इसमें तो समस्या है ना, बेंजिल तो इसमें है, बेंजिल इसमें भी है, बेंजिल इसमें भी है। हाँ क्या? कौन सा? नहीं, अपने तो 2nd बताया ना। किसकी कह रहे हो? ये दो, हाँ, ये तो प्लस आई, इसके साथ वो लग गया ना प्लस एच, ये तो बेंजिल है केवल, इसके साथ प्लस एच लग रहा है और इसके साथ प्लस एम लग रहा है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो चार्ज फैलेगा ही नहीं, यहाँ तो एक जगह ही रहेगा। इसमें, हाँ तो इसमें लग रहा है ना प्लस एच, इसमें यहाँ का लग रहा है प्लस एच, ये तो यहाँ तो यहाँ तो रेजोनेंस की कोई बात ही नहीं है, ये तो सिंपल 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, यहाँ तो चार्ज फैलेगा ही नहीं, फैल ही नहीं सकता। क्यों नहीं फैल सकता? क्योंकि ये तो लोकलाइज्ड है। यहाँ पर तो क्या है, चार्ज फैलेगा भी, जैसे घूमेगा ना, यहाँ आ जाएगा। क्या इसमें चार्ज फैलेगा क्या? सबसे पहले रेजोनेंस चेक करो, इसमें चार्ज फैलेगा क्या? इसमें कितनी जगह फैलेगा? यहाँ और यहाँ, इसमें भी यहाँ और यहाँ, इसमें भी यहाँ और यहाँ चार्ज फैल रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हुए तीनों इसकी तुलना में। फिर इसके साथ साथ यहाँ प्लस एम स्टेबलाइजेशन हुआ, उसने चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर घूमकर यहाँ जाएगा, ये चार्ज को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, और कंपाउंड को क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी मिलेगी। अरे आया नहीं आया समझ में? अगला देखो, जैसे देखो ये कार्बन आयन है, देखो अभी इस वाले में देखो, अगले में एक बार, इसमें क्या टाइप मिस्टेक हो गई थी, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे।
पहला ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, पहला ऑप्शन। दूसरा CH3 CO CH2 माइनस। तीसरा CH3 CO CH माइनस CO CH3। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो देखो क्या है, रेजोनेंस तो तीनों में ही है, 1 से 3 पे जाएगा, यहां भी घुमा सकते हो, ये इधर खींचेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ सकता है, यहां भी इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है। अरे 1 2 3 1 2 3। वो कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसके साथ कोई -M कोई -H या -I वाला लग रहा हो। तो इसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ना, तो ये खींचेगा और ये खींचेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया। इसमें ये CO खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा भाई, रेजोनेंस तो तीनों में ही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन इसके अंदर चार्ज ज्यादा फैलेगा ना, ये यहां भी फैल सकता है, यहां भी फैल सकता है, क्योंकि इसमें ये एसिल ग्रुप भी खींचेगा, ये एसिल ग्रुप भी खींचेगा, इसमें एक ही एसिल ग्रुप खींचेगा। आगे समझा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो इसमें कौन हो गया? थर्ड। थर्ड के बाद कौन हो गया? सेकंड। और सबसे कम कौन हो गया? फर्स्ट। अगला देखो, वही कार्बन आयन। अब वो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, देखो चार्ज तो तीनों में ही फैलेगा, लेकिन अभी भी कहा वो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है जिसके साथ क्या लगा हुआ हो? -M। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो गया थर्ड। वो कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल होता है जिसके साथ +M लगाओ, तो सबसे कम कौन हो जाएगा? फोर्थ। अरे आया समझ में? इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो इसके साथ +H लगा हुआ है, जिसके साथ +H लगा होता है वो कार्बन आयन कम स्टेबल होता है। आगे समझ में? यानी बेंजिल ज्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड, फिर देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन फोर्थ। अरे आया नहीं आया तुम्हारे समझ में? आ गया? अगला क्वेश्चन स्टैंडर्ड एग्जांपल है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका। एरिल हैलाइड, एकमात्र अपने कोर्स में ऐसी इक्वेशन जिसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से कराते हैं, और याद करो एनिलीन बनता है, याद करो एनिलीन बनता है, और इस रिएक्शन के अंदर याद करो इंटरमीडिएट क्या बनता है? बेंजाइन बनता है। याद करो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। आइडोफॉर्म, इनमें से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? एथेनॉल देता है क्योंकि मैथिल कीटो है, एथेनॉल देता है CH3CH ग्रुप है, 2 प्रोपेनॉन देगा क्योंकि मैथिल कीटो है, और नहीं देगा 3 पेंटेनॉन नहीं देगा क्योंकि इसमें मैथिल कीटो ग्रुप नहीं है। आणविक सूत्र C3H6O, इसको देखते ही समझ में आ गया, ये तो CnH2NO है, और CnH2NO दो चीजें होती है, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो 3 कार्बन वाला या तो प्रोपेनॉल होगा या 3 कार्बन वाला कीटोन होगा, क्योंकि देखते ही पता चल रहा है ये CnH2NO है। अब ये कह रहा है ये टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है बल्कि क्या है? कीटोन है, क्योंकि कह रहा है ना हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्या बनाता है? ऑक्सीजन। आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करो, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। एक बेंजल्डिहाइड है, एक फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसके ऊपर पहले अटैक होगा वो तो बदल जाएगा एसिड में, और जिसमें बाद में अटैक होगा वो बदलेगा अल्कोहल में। पहले अटैक फॉर्मेल्डिहाइड में इसीलिए होगा क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और बेंजल्डिहाइड में बाद में अटैक होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो बदल जाएगा सोडियम फॉर्मेट में, और बेंजल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? बेंजिल अल्कोहल। वापिस वही रिएक्शन, ग्लूकोज से ओसाजोन जब बनता है तो फेनिल हाइड्रोजीन के कितने अणु काम आते हैं? 3 अणु। हाँ, 3 लिखा रखा है कॉपी में, कई बार टेस्ट में भी आ गया कि ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के 3 अणुओं के साथ रिएक्शन करके ओसाजोन बनाता है। 3 फिक्स है, वो पूरी की पूरी इक्वेशन है, रखना ही है तो ध्यान रखना, या पूरी इक्वेशन देखो फिर उसको। बेंजल्डिहाइड है, एसिटिक एनाइट्राइड है, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। कितनी ही बार आ गया, अब तो रट जाना चाहिए कौन सी रिएक्शन है? पार्किन रिएक्शन। ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में बात कर रहा है। ट्रिपलेट कार्बिन आपको पता है ये स्थिति है ट्रिपलेट कार्बिन। आगे ध्यान,
ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है, अलग अलग कक्षक में रहता है इलेक्ट्रॉन और उनका चक्रण भी कैसा होता है, सेम होता है। कार्बिल एमीन परीक्षण आपको पता है 1 डिग्री एमीन देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक एमीन हो, दोनों देते हैं, फाइनली आइसोसाइनाइड बनता है। कितनी बार आ गई फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म केयर्स से सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, रिएक्शन का नाम राइमर-टिमान रिएक्शन है। राइमर-टिमान रिएक्शन में मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, उत्पाद इसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, क्या नहीं बनेगा, बेंजील क्लोराइड नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे थोड़ा सा पेपर। कल आपका है रिवीजन टेस्ट, फिर अपन परसों फिर उस रिवीजन टेस्ट को सॉल्व कराएंगे, फिर संडे को फिर बुधवार को शुक्रवार को फिर टेस्ट है। आगे बेटा समझ में।